हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में आज फिर से हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो बेसिकली हमारा पुराना ही होगा, लेकिन उसके जो क्रम चल रहा था उस क्रम में आज दोस्तों हम बात करेंगे अनुवाद के अंतर्गत रोजगार की संभावनाओं पर, और इसके साथ ही साथ में रोजगार के कार्य पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। याद रहे, इस सीरीज जो सीरीज चल रही है इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। अर्थात कि इससे पहले 3 सेशन हमारे इस वाले भाग पर हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके लिंक देखिए और वहां से आप इजीली इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं। क्रम से देखने का फायदा ये होता है कि आपको सीरीज कंप्लीटली याद हो जाती है और कहीं से कहीं तक कभी कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों पर आपके लिए फुल डिटेल के साथ में विद नोट्स क्लास ली जा रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप टेलीग्राम पर जाकर के वहां से हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमारे साथ बीए फर्स्ट से लेकर के 3rd ईयर तक की कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में हो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में, कंप्लीट स्टडी हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड की जा रही है। नोट्स के साथ में लेक्चर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर टॉपिकों के साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक पढ़ाया और किसी को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज हमारी सभी क्लासेस चलती है, पूरे विस्तार से चलती है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक का फर्स्ट इकाई में इकाई 1 के अंदर जो सेशन हमारे छूट गए थे, या कहेगी जो टॉपिक हमारे छूट गए थे, आज उनको कवर करके और आज की जो ये इकाई है फर्स्ट इकाई, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवाद के गुण और कार्यों पर आज के सेशन में, और उसके बाद रोजगार की संभावनाएं। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट ही हमारे मात्र छूट गए थे, जिसे हम आज के एक शॉर्ट सेशन के माध्यम से कवर कर लेंगे। लेक्चर नंबर 4 के द्वारा हम कवर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? ध्यान से सुनते चलिएगा। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, एकदम आसान भाषा में, और बिल्कुल शुरुआत से मैं इसमें चर्चा करूंगा। अगर इससे पहले आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी आपको ये इजीली याद होगा। बस स्टेप बाय स्टेप सुनते चलिए कि हमें इसको कंप्लीट कैसे करना है, कवर कैसे करना है ना। बस ये कि थोड़ा सा ना अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए इसको आप खुद भी इजी बनाने का प्रयास करा करें। जिस तरीके से मैं आपको एज ए स्टोरी देता हूं, कोई भी सभी क्लासेस को एक कहानी की तरह सुनाता हूं, है ना, तो उसको एक जैसे एक मेरे द्वारा तो प्रयास किया जाता है कि मैं संभवतः जो है इन सारे मोतियों को एक ही धागे में पिरो दूं। लेकिन क्या होता है ना कि मुझे सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। मैं ज्यादा बेसिक बातें भी नहीं कर सकता, बच्चों वाली भी, है ना। उससे क्या होगा कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा हो या जो थोड़े बहुत अपडेट हो इस सब्जेक्ट से, वो बोर होने लग जाएंगे और ज्यादा एडवांस लेवल पे जाकर भी नहीं समझा सकता। अन्यथा क्या होगा कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट कमजोर पड़ जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मैं दोस्तों इसके बीच की जो बात होगी ना, मतलब कि इसके बीच का रास्ता अपनाता हूं ताकि सभी लोग इसमें कवर हो जाए, सभी लोगों को ये समझ आए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर मैं उसको कुछ इजी करने का प्रयास कर रहा हूं तो उसको और इजी कैसे करना है, ये आप सोचिए कि आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। और पहली बात मैं एक और बता दूं, लगभग कुछ भी एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए सभी सब्जेक्ट नए होते हैं, तो संभवतः उनको समझ नहीं आता है। तो परेशान ना हो, अभी 1-2 क्लास में सेशन समझ नहीं आते, क्योंकि 1-2 क्लास में आपको सब्जेक्ट से भी परिचित होना पड़ता है और मास्टर से भी परिचित होना पड़ता है ना। तो जब धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाते चला जाऊंगा तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए पुराना होता चला जाएगा और मास्टर भी पुराना होता चला जाएगा। वैसे वैसे अब दोनों ही सब्जेक्ट भी और मास्टर भी दोनों आपको समझ आने लगेंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस कंटिन्यू बने रहे सेशन में, धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा। और अगर एक बार आपके मस्तिष्क में ये उतरने लग गया तो फिर अभी आपको ये परेशान नहीं करेगा। चलिए डायरेक्टली अब करते हैं बात टॉपिक पर। तो आज के इस पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है, मैं ये बता दूं। सबसे पहले देखेंगे अनुवाद के कार्यों को, शॉर्ट सेशन के माध्यम से अनुवाद के कार्यों को देखेंगे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे अनुवाद के कौन कौन से गुण हैं, गुण अर्थात की विशेषताएं। तो अनुवाद के गुण और विशेषता दोनों एक ही होते हैं। तो सबसे पहले अनुवाद के कार्य, उसके बाद हम देखेंगे अनुवाद के क्या गुण हैं या विशेषताएं हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि इस अनुवाद से रोजगार
की संभावनाएं कैसे बढ़ रही है, इन 3 बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न आपके सेपरेट भी हो सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनुवाद के कार्य कौन कौन से हैं, क्रम अनुसार समझाइए, या कहें कि विस्तार से समझाइए, अनुवाद के कार्य समझाइए, या फिर अनुवाद के कार्य बताते हुए अनुवाद के विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें, है ना, विशेषता या गुण भी पूछ सकता है वो, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। या रोजगार के कारण माफ कीजिएगा, अनुवाद के कारण या अनुवाद के विस्तार से रोजगार की संभावनाएं किस प्रकार से बढ़ रही है, समझाइए। तो इस तरह से सेपरेट भी पूछा सकता है प्रश्न, और मर्ज करके भी आप लोगों से पूछ सकता है। ये प्रश्न बनाने की जो ये कला है ना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे अनुवाद के कार्यों की। अनुवाद के कार्यों की, तो ये जो अनुवाद है ये क्या कार्य करता है। अब यार देखिए, जिन्होंने शुरू से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो शुरू से देख रहे हैं ना, लेक्चर नंबर 1 से देख रहे हैं, उनको समस्या नहीं आएगी कि जो अनुवाद है वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्योंकि अभी तक आपके मस्तिष्क में पूरी तरह फिट हो चुका है अनुवाद को लेकर के कि अनुवाद किस किस काम आता है। तो अनुवाद, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं वर्तमान में जहां पर अनुवाद अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुवाद आज प्रत्येक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। बिना अनुवाद के कोई से भी किसी भी क्षेत्र का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो समाज का, प्रत्येक क्षेत्र में आज अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो अब हमें यहाँ कार्य बताना है, तो अगर एक एक सभी क्षेत्रों को उठाएंगे ना, तो आप चाहे तो एक पुस्तक लिख सकते हैं इसके ऊपर, अनुवाद के कार्यों के ऊपर, लेकिन हमने सिर्फ ये 4 साढ़े 4 लाइन के अंदर ही आपको कार्य को समेटने का प्रयास किया, क्योंकि आपको एक व्याख्या के रूप में ये कार्य समझाना है एग्जाम में। ठीक है ना। अब मैंने इतना एक्सप्लेन आप लोगों को इससे पहले वाले सेशनों में किया है अनुवाद को, कि अगर कार्य आ जाते हैं और आपने ये शॉर्ट ही पढ़ा हुआ है, लेकिन कार्य आपसे विस्तार में पूछे जाते हैं ना, तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर, जब आप लिखने बैठोगे ना, तो कार्य के ऊपर जितने पेज वो पूछेगा उतने पेज आप भर दोगे। इतना आप सीख चुके हो, समझ चुके हो। इसलिए बोलता हूं ना, सेशन को समझ समझ के इसको पढ़ना सीखें, समझ समझ के, है ना, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटरलिंकिंग होती है। और साथ ही साथ में अगर मान लीजिए जैसे कार्य वाला पॉइंट है, ये अगर छूट भी गया आपका, नहीं पढ़ा आपने, तो अनुवाद को इतना अच्छे से एनालाइज किया कि आप स्वयं से इसके कार्य बना सकते हो कि कौन कौन से कार्य करता है। देखिए, मैं एक छोटी सी हिंट दूंगा इनके माध्यम से, और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में आप जा सकते हो। जैसे देखिए, अनुवाद का कार्य व्यापारियों के लिए, देखिए व्यापार उद्योग में आ चुका है ना, व्यापारियों द्वारा नए स्थानों की यात्रा करने के लिए और उस क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस क्षेत्र की बात की हमने यहाँ पर? व्यापार की बात की है, व्यापार की बात की है। तो व्यापार में क्या होता है दोस्तों, जब किसी को व्यापार करना होता है तो वो कहीं और जाता है व्यापार करने के लिए, तो उस जहां पर वो व्यापार करने के लिए जा रहा है, उन लोगों की भाषा उसको समझ आनी चाहिए ना। और अगर समझ नहीं आ रही है तो फिर एक अनुवाद आवश्यक है उसका। जब अनुवाद करके उनकी भाषा समझ पाएगा, तभी कहीं जाकर के तो वो वहां पर जाकर व्यापार करेगा, नहीं तो व्यापार ही नहीं कर पाएगा वो। सही है ना। तो इसलिए कहा गया है कि व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाते हैं, तो वहां के लोगों की भाषा को, वहां के लोगों की संस्कृति को, वहां के लोगों की समाज को समझने के लिए वह अनुवाद का प्रयोग करता है। हर कोई ज्ञान या जानकारी का भंडार है, हर कोई ज्ञान या जानकारी का भंडार है। कैसे, क्यों कहा गया ये इसलिए कहा गया है, हर कोई ज्ञान या जानकारी का भंडार इसलिए है कि अब जहां भी जाएंगे ना, वहां की संस्कृति अलग होगी, वहां की सभ्यता अलग होगी, वहां की समाज अलग होगी। और जब इस सभ्यता और संस्कृति से आप रूबरू होंगे, तो आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपकी संस्कृति में नहीं होगा वो वहां सीखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि सभी संस्कृतियां महान होती है, सभी की सभ्यताएं महान होती है। पहले उससे रूबरू होने की आवश्यकता है, पहले उसको जानिए, समझिए। तो ये उस किसी और संस्कृति को समझना, किसी और संस्कृति से रूबरू होना कैसे संभव हो पाएगा? अनुवाद के द्वारा। इसीलिए कहा गया है कि हर कोई ज्ञान या जानकारी का भंडार होता है। किसी की भावनाओं, विचारों और राय को आम जनता तक मशीन अनुवाद के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। किसी और क्षेत्र की या किसी और देश की भाषा को अगर हमारी अपने देश की जनता को समझाना है, या उन किसी और देश की भावनाओं को, है ना, या किसी और की राय जो एडवाइस होती है उसको किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना हो, या किसी अन्य देश में लेकर आना हो या लेकर जाना हो,
तो उन सबके लिए क्या आवश्यक है? अनुवाद। और वो अनुवाद जरूरी नहीं है कि वो एक व्यक्ति ही करे, वो अनुवाद मशीन भी कर सकती है, मशीन भी कर सकती। जैसे आज हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं अनुवाद करने के लिए। मैक्सिमम अधिकतम क्षेत्रों में आज कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है अनुवाद करने के लिए, है ना। उसको हम बोलते हैं जब कंप्यूटर का सहारा लिया जाए, है ना। जैसे कि अब गूगल पर करते हैं तो या तो मोबाइल से करेंगे कंप्यूटर से करेंगे, तो वो कौन सा अनुवाद हो गया दोस्तों? मशीनी अनुवाद हो गया, है ना। तो मशीनी अनुवाद क्लियर है। तो भारतीय संदर्भ में पाली, प्राकृत, देवनागरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पवित्र ग्रंथों के अनुवाद के साथ ये शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत में जो पवित्र ग्रंथ हैं वो कई भाषाओं में लिखे गए हैं। पाली में लिखे गए, प्राकृत में, संस्कृत में, देवनागरी, कई भाषाओं में लिखे गए हैं। तो उन सब का अनुवाद आवश्यक हो गया, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पाली पढ़ने में सक्षम नहीं है, प्राकृत या कहें कि देवनागरी, संस्कृत में सक्षम नहीं है। तो जिस भाषा में वो सक्षम है उसी भाषा में अनुवाद करके उन तक वो ग्रंथ पहुंचाए गए। ये दुनिया भर में नैतिक मूल्यों, लोकाचार, परंपरा, मान्यताओं और संस्कृति के संचारण में मदद करता है। तो ले दे करके सारी बातें वही है जो हम पहले वाले सेशनों में भर भर के कर चुके हैं। बताइए मुझे इसमें एक भी पॉइंट ऐसा है जो हमने इससे पहले वाले सेशन में नहीं पढ़ा हो? बताइए, सब कुछ वही है। अब ये हमने एक क्षेत्र को उठा लिया, अनुवाद के एक क्षेत्र को उठा लिया, व्यापार वाले क्षेत्र को। अब इसी प्रकार से आप हम जो क्षेत्रों की बात की थी ना इससे पहले वाले सेशन में, प्रत्येक क्षेत्र को उठा लीजिए कार्यों में, कि फलाने क्षेत्र में इस प्रकार से ये कार्य करता है, इस क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करता है, हो जाएगा। वो गलती से अगर आपने सोशल मीडिया वाला उठा लिया ना, पत्राचार वाला अगर आपने क्षेत्र उठा लिया, तो हकीकत में आप उस पर पूरी किताब छाप सकते हो। इतना कंटेंट आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बिना अनुवाद के, बताइए क्या मीडिया में न्यूज लाना संभव हो सकता है बिना अनुवाद के? संभव ही नहीं है। मान लो आपको आदत है हिंदी न्यूज सुनने की, हिंदी में ही आपको न्यूज समझ आती है, और अगर कहीं से अगर ब्रिटेन की न्यूज लेकर आनी है तो वहां पर अंग्रेजी में होगी या उसकी क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। तो क्या उसी भाषा में अगर यहां न्यूज चलाई जाएगी तो क्या आप समझ पाएंगे? कोई चीन की न्यूज है तो क्या चीन की भाषा आप समझ पाएंगे? दक्षिण भारत की कोई न्यूज है तो क्या आप तमिल तेलुगु समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उस भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें वो न्यूज सुनाई जाए तो हम समझ जाएंगे, और वही तो वर्तमान में किया जा रहा है। तो इन सबके पीछे किसका हाथ है? अनुवाद का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। क्लियर है ना यहां तक का? चलिए, अगर ये क्लियर है तो प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मुझे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इसके गुणों की। अनुवाद के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? अनुवाद के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो एक अच्छे अनुवादक के लिए या अच्छे अनुवाद के लिए गुण या उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है? देखिए यार, अनुवाद के लिए अच्छा अनुवाद और अच्छा अनुवादक दोनों एक ही है ना। अनुवाद जो हो रहा है और अनुवादक जो कर रहा है, जो करने वाला है, तो दोनों ही अच्छे होना चाहिए, दोनों ही गुणी होना चाहिए, उनको अच्छे समझ होना चाहिए हर चीज की। तो कौन कौन सी बातों की समझ होना चाहिए अनुवादक को, वही बातें यहां विशेषता और गुणों में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सावधानी पूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या कि जो अनुवादक है ना, अनुवादक इसमें सक्षम हो कि वो स्रोत भाषा को, है ना, लक्ष्य भाषा में भली भांति या सावधानी पूर्वक प्रस्तुत कर सके। स्रोत भाषा बता चुका हूं पहले भी, स्रोत भाषा जिससे कंटेंट को लेना है, और लक्ष्य भाषा जिसमें लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल चीन की कोई न्यूज है, उसे भारत में हिंदी भाषा में सुनानी है, तो क्या करेंगे? न्यूज रिपोर्टर क्या करेगा? चीन के जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, है ना। तो चीनी भाषा क्या हो जाएगी? आपकी स्रोत भाषा। क्या हो जाएगी? स्रोत भाषा, ठीक है। और हिंदी क्या हो जाएगी? आपकी लक्ष्य भाषा, क्योंकि चीनी को हिंदी में लेकर आया गया है। तो यहां पर अनुवादक की पहली विशेषता या पहला गुण है कि उसको स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सावधानी पूर्वक प्रस्तुत करने की उसमें सक्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। दूसरे गुण की बात करें तो अच्छे अनुवादक के लिए अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए? सरल और प्रभाव में होनी चाहिए।
एक अच्छा अनुवादक वही हो सकता है जिसकी अभिव्यक्ति मतलब कि स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सरल तरीके से और प्रभाव में तरीके से, बहते हुए तरीके से समझा के चला जाए, जो कोई बोर ना करे। जैसे आज हम न्यूज देखते हैं टीवी पर, तो वो न्यूज ऐसी होना चाहिए जो हमें बोर ना करे, है ना, जो बोर ना करे। अगर मान लो कोई न्यूज ऐसे, अभी क्या फटाफट न्यूज आती है ना, अगर मान लो कोई ऐसी न्यूज आती है जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर इस तरह से न्यूज देने लग जाए ना, तो आप लोग को नींद लग जाएगी, देखेंगे नहीं। ये तो आपका एग्जाम की मजबूरी है कि आपको ये सेशन देखने पड़ रहे हैं डिटेल वाले, नहीं तो आपका बस चले ना तो आप 5-5 मिनट वाले सेशन ढूंढोगे और उसी में अपना काम निकालने का प्रयास करोगे, है ना। तो ये होता है, वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। हर कोई शॉर्ट रास्ता चूज करना चाहता है, विस्तार से कोई नहीं पढ़ना चाहता और ना कोई समझना चाहता है। तो आज इसी कारण से तो हमारा जो है सोशल मीडिया के कारण ही आज कितने घरों में पेपर आते हैं बताइए मुझे। पहले 99 घरों में पेपर आया करते थे, आज 50% घर भी नहीं बचे हार्ड कॉपी पेपर की, 50% भी नहीं बची है ना। तो रीजन क्यों? सोशल मीडिया के कारण उसका चलन कम हो गया है। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि जो अनुवादक है ना, जो अनुवाद करने वाला है, उसकी अभिव्यक्ति मतलब कि प्रेजेंट करने का तरीका एकदम सरल होना चाहिए और प्रवाह में होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनुवाद मूलतः भाव अनुवाद होना चाहिए, मूलतः भाव अनुवाद होना चाहिए। जो अनुवाद हो रहा है या जो हुआ है वो अनुवाद भाव के साथ होना चाहिए, कि जिस भाव, जो भाव स्रोत भाषा में व्याप्त था, स्रोत भाषा में जिस भाव के साथ वो सामग्री थी, मतलब कि उस सामग्री का उस भाषा में क्या भाव निकल रहा था उसका, उसी भाव के साथ ही लक्ष्य भाषा में भी वही अनुवाद होना चाहिए, है ना। सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं होना चाहिए बल्कि उसके भाव का, इमोशन का भी जो है अनुवाद होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे अनुवाद में मूल रचना की भाषा शैली सुरक्षित रहना चाहिए। मूल रचना की भाषा शैली सुरक्षित रहना चाहिए। इसको जब आप हिंदी को थोड़ा विस्तार से पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे समझ आएगी कि भाषा शैली क्या होती है और कितना महत्व रखती है, अपना स्थान क्या स्थान रखती है अपनी भाषा में। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो स्रोत सामग्री थी, स्रोत विषय की जो सामग्री थी, वो अपना महत्व ना खो दे, अपनी भाषा शैली ना खो दे, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि वो किसी और परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल की जा रही थी स्रोत भाषा के विषय में, लेकिन लक्ष्य भाषा में आकर के उसने कुछ दूसरा ही स्थान प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा गया है कि मूल रचना, जो जिसमें मूल रचना की गई है उस कंटेंट की, उसकी भाषा शैली सुरक्षित रहना चाहिए। और ये सब गुण किसमें होना चाहिए? अनुवादक में होना चाहिए, है ना। अगला है नंबर 5 है अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। अनुवाद की जो भाषा होगी स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। अब बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अगर स्रोत भाषा में जिस प्रकार की उसकी प्रकृति थी, नेचर था, ऐसा ही नेचर अगर आपकी लक्ष्य भाषा में भी होगा उन्हीं शब्दों का, तो संभवतः वो एक जैसा भाव निकाल पाएंगे। और अगर उनकी प्रकृति बदल दी तो उसके शब्दों का तो अनुवाद हो जाएगा, लेकिन कभी भी उसके भाव का, उसके इमोशन का अनुवाद नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अनुवाद की जो भाषा है ना, वो स्रोत भाषा की प्रकृति के आधार पर हो, अनुसार हो। अतः अनुवादक को स्रोत भाषा की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अच्छे से परिचित होना चाहिए, है ना। जो स्रोत भाषा जहां से वो सामग्री ले रहा है उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसकी, उससे उसे अच्छे से परिचित होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अच्छे अनुवादक की भाषा सुबोध होनी चाहिए। सुबोध का मतलब होता है सरल, है ना, जिससे कि आसानी से किसी को भी समझ आ सके। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा की प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा के अनुरूप परिवर्तित करना होता है। क्या कहा गया है? अनुवाद की प्रक्रिया में जब अनुवाद किया जाता है तो स्रोत भाषा की जो प्रतीक व्यवस्था है, प्रतीक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? स्रोत भाषा की प्रतीक व्यवस्था मतलब कि स्रोत भाषा में जो कंटेंट लिखा हुआ था, है ना, जो कंटेंट लिखा हुआ था, और वो कंटेंट किसको टारगेट कर रहा था,
है ना, किसी एक बिंदु को लेकर के लिखा जाता है कंटेंट, किसी को लक्ष्य, किसी को निर्धारित करके तो जिससे को लक्ष्य निर्धारित करके वो पूरा कंटेंट लिखा गया था ना, वही उसकी प्रतीक व्यवस्था थी। तो यहां यही कहा जा रहा है कि जब अनुवाद किया जाता है तो प्रतीक भाषा, माफ कीजिएगा, स्रोत भाषा की प्रतीक व्यवस्था है ना, उसको लक्ष्य भाषा के अनुरूप परिवर्तित करना होता है कि लक्ष्य भाषा किस प्रकार की है, कैसे इसको उसमें ट्रांसलेट करना है। इसलिए स्रोत भाषा के समानार्थी प्रतीक ही लक्ष्य भाषा में खोजे जाने चाहिए। मतलब स्रोत भाषा में उन शब्दों का जिस प्रकार का अर्थ निकल रहा है ना, सेम टू सेम उसी प्रकार के अर्थ निकालने वाले शब्द ढूंढने की आवश्यकता है। किसमें? लक्ष्य भाषा। क्लियर? नेक्स्ट है अनुवाद जीवंत हो। क्या हो? अनुवाद कैसा होना चाहिए? जीवंत होना चाहिए, अर्थात उसकी भाषा में प्रभावमयता होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए, मतलब कि जिंदा लगे, है ना। वाकई में जो अनुवाद पढ़े तो ऐसा लगना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं इसमें वास्तविकता समाहित है, प्रभाव में होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। अगला है शब्दों का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करते समय उसके, देखिए, जब हम शब्दों को किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो उस समय मतलब कि अनुवाद करते समय हमें उन शब्दों के लिंग, वचन और व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। अगला है एक अच्छा अनुवादक वह होता है जिसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो। एक अच्छा अनुवादक वही हो सकता है जिसको स्रोत भाषा की और लक्ष्य भाषा की बहुत अच्छे से जानकारी हो। इसलिए कहा गया है कि उस पर अधिकार हो। अधिकार मतलब दोनों भाषाओं की अच्छे से जानकारी होना चाहिए उसको। दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बनावट, पदबंध, प्रयोग, वाक्य गठन। देखिए, संरचनात्मक बनावट, दोनों भाषाओं के जो संरचना की गई है, कैसे संरचना की उन शब्दों की, वाक्यों की। पदबंध का प्रयोग एक शब्द से दूसरे शब्दों को जोड़ करके किस प्रकार से अर्थ को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा वाक्य गठन, पूरा वाक्य बनाना। तो दोनों भाषाओं में इसको लेकर के बहुत अच्छी समझ उसके पास होना चाहिए, अनुवादक के पास। क्लियर है? एक एक पॉइंट मैंने पूरी बारीकी से और एकदम बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बताइए मुझे यहां तक कोई डाउट है? दोनों ही कंटेंटों में कोई डाउट दोस्तों, है ना? अगर हो तो बिल्कुल निसंकोच होकर के आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं इसको री एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा और अलग तरीके से करूंगा, फिर और लो लेवल में जाकर करूंगा, है ना। और अगर आप बताते रहेंगे मुझे कि सर ठीक है, ये सब इतना ठीक है, तो अगर फिर भी लगता है कि कहीं डाउट जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो कम से कम अगले सेशनों से तो हम कर ही सकते हैं, इसको और आसान बना करके कर सकते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी कर सकता हूं, कोशिश करेंगे। अगर इतना समझ नहीं आ रहा है तो, वो समझ आ रहा है तो फिर आनंद लेते जाइए, पढ़ते जाइए, ज्ञान को एकत्रित करते चलिए। ठीक है, चलिए अगले में है अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावना, पहले शब्द को ही समझ लो, बस यहीं से आपका काम हो जाएगा। अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब से अनुवाद का विकास हुआ है, जब से अनुवाद प्रचलन में आया, कब से आया दोस्तों? ये आया है 20वीं शताब्दी के बाद से। उससे पहले नहीं आया था क्योंकि इतना विकास नहीं हो पाया था, लगभग बहुत सारे क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ था और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होने से अनुवाद का विकास भी नहीं हो पाया था 20वीं शताब्दी से पहले। लेकिन अब चूंकि 20वीं शताब्दी के बाद जब प्रत्येक क्षेत्र अपना विकास करने लगा, खास करके क्यों करने लगा था? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका था। उनका विकास होने से ही जो है विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में अब विकास उमड़ने लगा, है ना। तो जब जैसे जैसे विकास होने लगा तो लोगों को एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति को समझने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी परिप्रेक्ष्य में अपना काम निकालने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए ही अनुवाद का भी विकास होने लगा, है ना। एक भाषा से दूसरी भाषा का ट्रांसलेशन प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही अनुवाद का विकास हुआ और अनुवाद ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और वर्तमान समय में जहां प्रत्येक क्षेत्र में आज अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो ऐसे समय में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये बताना है। अनुवाद, जो व्यक्ति अनुवाद करता है, क्या वो फालतू है या फ्री है, बस फोकट है, करता फिरता है, ऐसा है क्या? या फिर अनुवाद करने वाला व्यक्ति ने रोजगार प्राप्त किया है,
यही बताना है और इन्हीं बिंदुओं पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए, भारत में अनुवादक की जरूरत, अनुवादक मतलब अनुवाद करने वाला। तो भारत में अनुवाद करने की जरूरत या अनुवाद करने वाले की जरूरत सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में होती है, दोनों ही क्षेत्रों में। आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ने की और ज्यादा संभावना है। जैसे जैसे हम और मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे भारत मॉडर्न होता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रांसलेशन अर्थात की अनुवाद की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है और भविष्य में और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं भी है। आज बाजारवाद के इस दौर में बाजारवाद का मतलब क्या हुआ? बाजारवाद का मतलब क्या हो दोस्तों? पहले हम पूरी तरह से कृषि प्रधान राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन आज के अगर देखेंगे ना, तो आज हमारी इकोनॉमी में लगभग प्रत्येक सेक्टर का, प्रत्येक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है ना। आज पूरा विश्व बाजारवाद के नाम से चल रहा है, बाजारवाद के नाम से चल रहा है। तो आज बाजारवाद के इस दौर में अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के कई विकल्प देख सकते हैं, रोजगार के कई विकल्प देख सकते हैं। इस लेख में हम भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के संबंध में बात कर रहे हैं। लेकिन अनुवाद किसी भी दो भाषाओं के बीच में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में, क्योंकि भारत में अधिकतम अनुवाद की आवश्यकता अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी में ही पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आजादी से पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेजी में काम होता था, आजादी के बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने लग गया। तो अब जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है जहां के अधिकारियों को अंग्रेजी समझ नहीं आती है, अंग्रेजी में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि जो सामग्री अंग्रेजी में है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उन विभागों को प्रोवाइड की जाए, सरकारी विभागों में, ताकि वो उनके अधिकारी अच्छे समझ सके और उस पर अमल कर सके, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि अनुवाद की आवश्यकता दोनों ही क्षेत्रों में और निरंतर रूप से आगे और भी बढ़ने की संभावना है। क्लियर है? सरकारी विभाग की पहले बात कर लेते हैं। तो सरकारी विभाग के अंतर्गत सरकार के लगभग सभी विभागों में अनुवादक की जरूरत होती है और इसलिए सरकार अपॉइंट भी करती है, अनुवादक अपॉइंट भी करती है सरकार, जो सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करते हैं। भारत में राजभाषा अधिनियम के तहत, भारत में संविधान जब लागू हुआ ना, उसके बाद जब राजभाषा अधिनियम लागू किया गया तो उसके तहत सभी सरकारी दस्तावेजों का अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होना अनिवार्य है। अब कैसे, क्यों भाई? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, तो और कौन सी भाषा थी यार? भारत में कितनी तो भाषाएं हैं, है ना। तो स्थानीय सरकार किस में काम करती है? अपनी क्षेत्रीय भाषा में करती है। तो उन सभी डॉक्यूमेंट का अंग्रेजी और हिंदी में होना अति आवश्यक है। अब सभी डॉक्यूमेंट का, सभी कार्यवाहियों का अनुवाद करना है अंग्रेजी हिंदी में, तो फिर अनुवादक की तो आवश्यकता महसूस होगी, अनुवादक की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। तो साथ ही राज्य सरकारों में क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई थी। अब क्षेत्रीय भाषाओं को प्रत्येक राज्य को कहा गया था या अधिकार दिया गया था संविधान के द्वारा कि आप अपनी कार्यवाही अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। और इसी कारण से तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ है अलग अलग भाषाओं का, है ना। अगर एक ही भाषा का प्रावधान होता कि पूरे देश की कार्यवाही सिर्फ एक ही भाषा में होगी, जैसे कि चीन में है, क्या है, चीन में कोई सी भी कार्यवाही होती है एक ही भाषा में होती है, चीनी भाषा में, है ना। वो अंग्रेजी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो चीनी भाषा में वो अपनी सारी कार्यवाही करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो संभवतः भारत में कोई समस्या ही नहीं होती अनुवाद की। लेकिन भारत में क्या है कि अलग अलग राज्य, सभी राज्यों को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया कि आप अपना कामकाज अपनी भाषा में, जो क्षेत्र की भाषा है, जो भाषा बोली जा रही है, उसमें कर सकते हैं, है ना। तो भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। तो इस कारण से, लेकिन अब उसको केंद्रीय स्तर पर समझना है सभी राज्यों की बातों को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदी और अंग्रेजी में उन क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद करना पड़ेगा। तभी तो कहीं जाकर के जो केंद्र पर बैठा हुआ है ना, वो सबकी भाषाएं समझ पाएगा, है ना, सबकी बातों को समझ पाएगा। ठीक है। तो इन सभी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए ही अनुवादक की जरूरत होती है और इसी के लिए अनुवादक की जरूरत होती है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा संसद या विधानसभा में इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है और इसी के लिए इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है। कहां पर? संसद मतलब केंद्र सरकार में, संसद में, और राज्य सरकारों की बात करें तो विधानसभा में, है ना। तो जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे ही राज्यों में क्या होती है? विधानसभा होती है। तो केंद्र में संसद में और विधानसभा, राज्यों में विधानसभा में
इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है। इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं? अनुवादक को, अनुवादक को। लेकिन ये कैसा अनुवादक होता है? ये ऐसे खड़ा रहता है, जैसे ही किसी प्रधान ने संसद में या विधानसभा में जैसे ही किसी ने अपना वक्तव्य दिया किसी भाषा में, तो उसको वो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति हैंड टू हैंड उसके भाषण को अनुवाद करके और दूसरी भाषा में सुनाएगा, जिस भाषा में सामने वाले बैठने वाले उसको समझते हैं, जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में सुनाएगा। जैसे अभी हम चीन का बोल रहे हैं ना, तो चीन का कोई प्रतिनिधि आता है भारत में, संसद में आकर के बोलता है, तो उसकी भाषा का अनुवाद करके हैंड टू हैंड हिंदी में, इंग्लिश में वो तुरंत उसको ट्रांसलेट करके सुनाता जाएगा संसद के अन्य सदस्यों को, जिससे कि वो उस चीनी प्रतिनिधि की बातों को समझ सके वो क्या बोल रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि संसद या विधानसभा में इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है, जिसका काम भाषण दे रहे लीडर की बातों को उसके साथ साथ अनुवाद करना होता है। यह काम लगभग सभी भारतीय भाषाओं में होता है, सभी भारतीय भाषाओं में। जैसे अंग्रेजी में भाषण दिया जा रहा है और साथ साथ उसे एक अनुवादक हिंदी में बोल रहा है ना, और दूसरा अनुवादक किसी और भाषा में बोल रहा है। समझ गए ना? सभी भाषाओं में होता है, सभी भाषाओं में। तो सरकार के द्वारा चल रहे मीडिया हाउस, जैसे और देख सकते हैं सरकार के द्वारा जो मीडिया हाउस चल रहा है ना, सरकार द्वारा कौन सा? दूरदर्शन और आकाशवाणी। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सरकार के द्वारा। तो अब मुझे बताइए, दूरदर्शन और आकाशवाणी जो आपको खबरें देता है, क्या ये खबरें एक ही भाषा में देता है? नहीं, लगभग सभी भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में, जहां तक मेरा अनुमान है अभी तक 22 भाषाओं में तो वो प्रतिदिन देता है। 22 लैंग्वेज में, अर्थात कि 22 भाषाओं में तो वो रोज अपनी खबरें प्रकाशित करता है। इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी वो अपनी खबरों को प्रकाशित करता है ना। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी में अनुवादक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने आने वाले सभी समाचार किसी एक भाषा में नहीं बल्कि कई भाषाओं में ये अपने समाचार देते हैं। ये काम भी अनुवादकों का ही होता है ना, बिना अनुवादक के संभव ही नहीं है। तो भारत के सभी बैंकों में भी अनुवादक की पोस्ट होती है। बैंकों की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की, तो वहां पर भी एक अनुवादक की, अर्थात कि इंटरप्रेटर की एक पोस्ट होती है, जो कि वाणिज्य से जुड़ी सभी नीतियों और नियमों का अनुवाद करते हैं। वाणिज्य से, व्यापार से जुड़ी सभी नीति और नियमों का अनुवाद करते हैं। इसके अलावा कोर्ट की बात कर लीजिए, कोर्ट में, न्यायालय में भी अनुवादक के लिए रोजगार के विकल्प मौजूद है, जो कानूनी मामलों का अनुवाद करते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब बात करेंगे, ये तो हो गया आपका सरकारी क्षेत्र, है ना, सरकारी क्षेत्र हो गया ये कंप्लीटली, सरकारी क्षेत्र की हमने इसमें कंप्लीटली बात की है, ये सरकारी क्षेत्र आपका हो चुका है इसमें। अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की, है ना। निजी क्षेत्र में अनुवाद की किस प्रकार से भूमिका है, वो किस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसलेटर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो निजी क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेटर की आवश्यकता, याद रखिए, ट्रांसलेटर वो होता है जो लिखित सामग्री को, है ना, अनुवाद कर देता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर मात्र उसको बोलते हैं जो भाषण दे रहे या व्यक्ति बोल रहा है तो उसका हैंड टू हैंड अनुवाद करके किसी और को सुना रहा है मौखिक रूप से, उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो बाकी सबको लिखित रूप में करने वाले को ट्रांसलेटर। चलिए, इसका दो क्षेत्रों में हम मात्र देखेंगे, यहां पर एक न्यूज मीडिया के क्षेत्र में और एक विज्ञापन के क्षेत्र में। न्यूज मीडिया और विज्ञापन, ठीक है ना। तो देखिए न्यूज मीडिया, तो आज न्यूज मीडिया, है ना, अनुवाद के बिना अधूरा है। न्यूज मीडिया अनुवाद के, यार अब देखिए पूरा समझ चुके हैं आप लोग, तो यहाँ कोई डिफिकल्टी होना ही नहीं चाहिए। अब न्यूज मीडिया बिना अनुवाद के संभव है क्या? नहीं है ना। अखबार या टीवी देश विदेश की खबर अपने लोगों को बताने के लिए एक अनुवादक ही काम आता है। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मीडिया में रोजगार पाने के लिए पत्रकारिता की डिग्री होना आवश्यक है, पत्रकारिता की डिग्री होना आवश्यक है। अधिकतर न्यूज एजेंसियां पत्रकार कम अनुवादक को ही ज्यादा रोजगार दे रही है, बस, ठीक है ना। आसान भाषा में, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। विज्ञापन उद्योग की बात कर ले तो आजकल एक ही विज्ञापन आपको कई भाषाओं में देखने को मिल सकता है ना। जब आपको कोई विज्ञापन देना होता है, अब मान लो कि आप यहाँ हिंदी में विज्ञापन दे रहे हैं और आपको दिखाना हो उसको तमिल में है, ठीक है ना, तमिल भाषा में दिखाना है, तमिलनाडु में दिखाना, तो क्या करेंगे, उसको उसकी भाषा में दिखाना पड़ेगा। तो ये अनुवाद होगा ना, कौन करेगा उसका? जो आपके विज्ञापन को लेगा। ये काम भी अनुवादक का ही है। इस क्षेत्र में अच्छे अनुवादकों को काफी पैसे दिए जाते हैं, जो अच्छे अनुवाद करते हैं उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। इस प्रकार से ये रोजगार की बातें भी हो चुकी है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। अगले सेशन में हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया पर।
ठीक है ना। अनुवाद की प्रक्रिया पर बात करेंगे, साथ ही साथ में देखेंगे दोस्तों कि लेक्चर नंबर 5 और यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 की शुरुआत लेक्चर नंबर 5 से होने जा रही है। और उस अगले सेशन में देखिए, जब हमने इसको प्रारंभ किया था, पहली इकाई को जब हमने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी, प्रश्न उत्तरों पर, है ना। इसी तरह से अब चूंकि हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है, इसलिए अब हम स्टार्टिंग में सेकेंड यूनिट के जितने भी लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्न उत्तर होंगे उन पर चर्चा करेंगे, ताकि आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों की तैयारी हम यूनिट के स्टार्ट होने से पहले उस पूरी यूनिट की एक साथ ही एक ही लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। और दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों के लिए मैं आपको डिटेल में क्लासेस दे ही रहा हूं, इससे आपके जो बड़े प्रश्न हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। और बच्चे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू की क्लासेस कुछ मैं ले चुका हूं, कुछ क्लासेस आगे ले लेंगे संपूर्ण विषय पर एक साथ ही। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में और जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे साथ चाहते हैं वास्तविक रूप से और पूरे व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में से किसी भी ग्रुप को आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी दोस्तों के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ग्रुप एक ही है, सब इसमें सभी ईयर के बच्चे शामिल है। और अगर आपको सेपरेटली पढ़ना है, अगर आप सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर वाले ग्रुप के अंदर पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर के ग्रुप के अंदर, है ना। तो यहाँ बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। आप अगर इस नंबर पर हमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जो आपकी क्लास का है। तो वहां पर आपको संपूर्ण पाठन सामग्री और लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पूरे सीरियल वाइज, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में मिलेंगे। और ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। थैंक यू।